हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। इससे आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा तथा बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो परीक्षा सेट है, ये समय 3 घंटे का रहेगा और इसका पूर्णांक 75 अंक का होगा। ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करते रहा करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाना। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प को चुनिए। ओके, एंड हमारा पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो हमारा लौह अयस्क है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द अनवीकरण योग्य संसाधन है हमारा लौह अयस्क। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है। तो राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा कटीले वन राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, एंड हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? क्या प्रश्न है? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन में होता है। तो संघात्मक शासन में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण संघात्मक शासन में होता है। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इन राज्यों में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द बिहार राज्य को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, एंड हमारा अगला प्रश्न है, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्राहक देखभाल सेवा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सा कॉल सेंटर ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर आपकी सिम में कोई दिक्कत है या आपका बैंक अकाउंट में कोई समस्या है तो आप फ़ोन करके ही तो पूछते हैं कंपनी से। तो ये वही है, ग्राहक सेवा के लिए कॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हमारे जो MCQ थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा प्रश्न 2 आ जाता है, जिसमें रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा द्वारा खालिस्तान को फ्रांस में सामंतर प्रथा का अंत किया गया। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? तो इस खालिस्तान में देखिए 4 अगस्त 1789 आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सभा द्वारा 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में सामंत प्रथा का अंत किया गया। तो इसे लिख लेना। ठीक है, एंड हमारा अगला प्रश्न है, हेनरी फोर्ड संबंधित है। तो हेनरी फोर्ड किससे संबंधित है? हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल से संबंधित है। ठीक है, हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल से संबंधित है, इसे लिख लेना है आप। एंड हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका में भाषा खालिस्तान बहुसंख्यक है। तो श्रीलंका में कौन सी भाषा बहुसंख्यक थी? तो देखिए श्रीलंका में सिंगली भाषा बहुसंख्यक थी। ठीक है, श्रीलंका में सिंगली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक थे। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है, पीटर नामक खालिस्तान का एथलीट था। तो जो पीटर नामक था वो कहाँ का एथलीट था? तो जो पीटर मार्क था वो ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, जो
पीटर नामक था, वो ऑस्ट्रेलिया का एथलीट था। ठीक है, इसे लिख लेना आप। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शोरयुक्त शहर है, तो जो विश्व का सर्वाधिक शोरयुक्त शहर है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे शोरयुक्त शहर रियो डी जेनरो है, तो इस खालिस्तान में रियो डी जेनरो लिख लेना। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध खालिस्तान है, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हियाकुंड बांध है, इसे आप खालिस्तान में लिख लेना। ओके। तो हमारे सभी रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम प्रश्न 3 सही जोड़ियां बनाइए करेंगे। ओके। तो हमारे पास स्तंभ आ और स्तंभ बा है, तो इन दोनों में हमें मिलान करना है। ठीक है। तो हमारा पहला है विश्व बैंक, तो विश्व बैंक से संबंधित बा में, तो विश्व बैंक से संबंधित स्तंभ बा में आपको कोई कोई तो विश्व बैंक से संबंधित स्तंभ बा में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसे आप मिला सकते हैं। तो हमें विश्व बैंक से संबंधित यही दिखाई दे रहा है, ई वाला 1941, तो विश्व बैंक 1941 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। एंड हमारा अगला है कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स से संबंधित कोई है, तो है कार्ल मार्क्स से संबंधित द कैपिटल है, जो कि कार्ल मार्क्स का फेमस ग्रंथ था, द कैपिटल। ओके। एंड हमारा अगला है बेल्जियम की राजधानी, तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो देखिए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो ठीक है, इससे आप मिलान कर देना। एंड हमारा अगला है कपास के लिए, तो कपास के लिए क्या है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, तो आप इसका मिलान कर देना। एंड हमारा अगला है इंदिरा सागर परियोजना, तो इंदिरा सागर परियोजना बी राजस्थान में शुरू हुई थी। ओके। एंड हमारा अगला है शिक्षा, तो शिक्षा इसमें से क्या है में आएगी? समृद्धि सूची में शिक्षा आती है। ठीक है। तो हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। एंड अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। तो हमारा प्रश्न 4 है, निम्न प्रश्नों के लिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके 6 है, एक एक अंक के। ठीक है। तो हमारा पहला है, रोल एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? तो हमारा जो रोल एक्ट अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था 1919 में, तो आप इसे लिख लेना, रोल एक्ट 1919 में लागू हुआ था। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण वाला पहला एशियाई देश है, तो औद्योगिकरण वाला पहला देश, तो औद्योगिकरण वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? वो है भारत। ठीक है। एनसीईआरटी में भारत देश दे रखा है, तो आपको भारत ही करना है। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका में किस प्रकार की दल की व्यवस्था है? तो इसमें 2 दलीय व्यवस्था है। ठीक है। अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, वे वस्तु तत्व घटक जो हमारे लिए उपयोगी है वे कहलाते हैं, तो वे वस्तु तत्व घटक जो हमारे लिए उपयोगी हैं वे क्या कहलाते हैं? तो भैया वे कहलाते हैं संसाधन। ठीक है, आप लिख लेना संसाधन। एंड हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो भैया ये तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त डेल्टा पर पाया जाता है। ठीक है।
आप लिख लेना सुंदरी वृक्ष गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त डेल्टा पर पाया जाता है। यहाँ जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से डेल्टा बनाती है ना, उस वहां पर ही सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, इसे आप भी लिख लेना। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम 5 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से सत्य असत्य बताइए। ये आपके एक एक नंबर के हैं और ये 6 हैं। ठीक है, हम इन्हें देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के 29% भाग पर थल, 71% भाग पर जल है, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो भैया ये तो बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी के 29% भाग पर और 71% थल पर जल है। ठीक है, तो ये सत्य है। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र राजस्थान में है। तो भैया देखो, तारापुर परमाणु संयंत्र राजस्थान में नहीं है, तो आप इसे असत्य लिख लेना। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत है। तो देखो, सौर ऊर्जा है वो वैकल्पिक स्रोत है, बिल्कुल सही है। आप ये एकदम सत्य है। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह अमीरों को ही ऋण देते हैं। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं सहायता जो समूह होते हैं वो गरीबों को ऋण देते हैं, तो ये तो असत्य है, ये तो बिल्कुल गलत है। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका 1950 को स्वतंत्र हुआ। तो देखो, ये तो गलत है। श्रीलंका 1948 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, असत्य लिख देना आपसे। एंड हमारा अगला प्रश्न है, संवाद का विपरीत एकात्मक है। तो देखो, ये एकदम सही है। संगात्मक का विपरीत एकात्मक है। ओके। ठीक है, हमारे 6 जो सत्य असत्य हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, हमारे एक एक अंक के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, जो कि 2-2 अंक के आपके आते हैं, जो प्राणी विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने नाम बोल दिए हैं, उन्हें याद कर लेना। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य क्या है? और अथवा में है जल दुर्लभता क्या है? तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना बिजली उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, जलपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, मछली प्रजनन, कृषि के लिए बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसके जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको 2-3 उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना के छांट कर एंड याद कर लेना, और ये प्रश्न आपको एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उन्हें आप लिख लेना, आपकी बुक में होंगे। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, फ्रेडरिक सरयू कौन था? अथवा में है आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र राज्य से क्या समझते हैं? इसे हटाइए, आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आपको इनमें से एक करना है। तो आपको पता है कि फ्रेडरिक सरयू कौन था? आपकी बुक में है। तो देखिए, फ्रेडरिक सरयू एक फ्रांसीसी कलाकार थे। ठीक है, जिनकी छवियां फ्रांसीसी राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रमुख बन गई थी। ठीक है, फ्रेडरिक सरयू जो था वो एक फ्रांसीसी कलाकार था, जिनकी छवियां फ्रांसीसी राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रमुख बन गई थी। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह क्या था
अथवा में है साइमन कमीशन कब भारत आया। तो देखिए साइमन कमीशन था वो फरवरी, अब लिख देता हूँ, फरवरी 1928 को हमारे भारत में आया था। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, सब सदस्य थे वो सब ब्रिटिश थे। इसलिए हमारे क्रांतिकारियों ने इस कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, एंड हमारा 11 प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के रूप लिखिए। अथवा में है सत्ता के केंद्रित होना कहलाता है। आप देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे। प्रश्न 12 है एकात्मक शासन क्या है। अथवा में है भारत में शासन का तीसरा स्तर। प्रश्न 13 है गैर परंपरागत साधन किसे कहते हैं। अथवा में है राष्ट्रीय आय क्या है। और देखिए प्रश्न 14 है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। अथवा में है मनरेगा क्या है। तो मनरेगा 2005 में शुरू हुई थी, जो कि जो गरीब लोग हैं और जो बेरोजगार हैं उनके लिए 100 दिन की गारंटी सरकार देती है। ठीक है, एंड हमारा 15 प्रश्न है मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं। अथवा उदारीकरण क्या है। ये आपके 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, एंड हमारा अगला प्रश्न है 16 संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। अथवा में है मृदा संरक्षण के उपाय क्या है या मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। देखिए मृदा संरक्षण के उपाय बहुत से हैं, सीढ़ीदार हल चलाते हैं उससे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है, मृदा अपरदन के उपाय हैं, आपने अपनी बुक में से याद करके आपको याद रखने। ठीक है, मृदा अपरदन ये 3 या 4 नंबर का आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, एंड हमारा 17 प्रश्न है व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। अथवा में है बहुउद्देशीय परियोजनाओं में होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कर दीजिए। तो आपको इनमें से एक करना है और अच्छी तरीके से याद करके, मैं कहता हूँ कि आप याद बिल्कुल मत करिए, आप समझिए। आप इतना क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, आप इतना ही क्वेश्चन आंसर को समझेंगे उतना ही अच्छा कर सकेंगे। अगर आप रटेंगे तो रटने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रटने से आपका दिमाग याद तो कर लेगा, परंतु जब आपका दिमाग प्रेशर में होगा ना तो सब याद करे कराए आंसरों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, आप खुद से लिखने का प्रयास करें। अगर आप खुद से लिखेंगे ना आंसरों को तो आप कभी नहीं भूल सकते, आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। एंड हमारा अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमारे 18 प्रश्न है राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। अथवा में हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है। एंड हमारा 19 प्रश्न है दो कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। अथवा में है विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और ब्यौरा के साथ एक एक उदाहरण भी दें। एंड 20 प्रश्न है हमारा भारत के मानचित्र में गेहूं उत्पादन क्षेत्रों को बताइए। मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और झारखंड। ठीक है, इसके अथवा में है भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला अथवा लौह इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्र को आरोपित कीजिए। एंड अब हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 4-4 अंक के होते हैं। एंड हमारा 21वां प्रश्न है नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोध का एक असरदार प्रतीक था। अथवा में है पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार का योगदान दिया। एंड हमारा 22वां प्रश्न है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। अथवा में क्या है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इस हेतु कुछ सुझाव दें। एंड हमारा 23वां प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा में है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। हम पता है इन्हें लिखने में कितना कितना मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है बार बार अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।
एंड हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है अच्छी या नहीं लग रही है, प्लीज़ आपसे निवेदन है। एंड मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।